वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज यार हम लोग एक नए सब्जेक्ट का शुभारंभ करते हैं। आज मैं एक नया सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। वो हमारा सब्जेक्ट है हिंदी का। हिंदी से भी यार हमारे कुछ बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य का जो हमारा इतिहास है ना, हिंदी में जो भी हमारा मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यार एक तो है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी हमारा जो हिंदी का इतिहास है, हिंदी के साहित्य का जो इतिहास है उससे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको आज हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। इसमें यार हम लोग फिलहाल में स्टार्टिंग से बात नहीं करेंगे। उसके लिए मैं 2-3 क्लास लूंगा जिससे हमारा स्टार्टिंग की सारी चीजें कवर हो जाएंगी। जैसे यार हमारा हिंदी जो वर्ड है ना, हिंदी जो हमारा शब्द है ये आया कहां से, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हिंदी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो यार इन सारी चीजों को, जो भी हमारी एकदम बेसिक सी चीजें है ना, उनको हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे, या मैं उस चीज की क्लास क्या कर दूंगा किसी अन्य दिन, यार हम उन क्लास का अध्ययन करेंगे। फिलहाल में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। यहां से जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं उन सारे प्रश्नों का अध्ययन हम लोग क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक करेंगे, ठीक है। हिंदी साहित्य का इसमें या तो हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी साहित्य के जो इतिहास में जैसे हमारा आदिकाल वगैरह है ना, आदिकाल जो हो गया हमारा, भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, इन सारी चीजों का अध्ययन आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसकी शुरुआत आज हम लोग करेंगे कि हमारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इसके जो हमारे कवि हैं, इनको याद करेंगे। इनको याद करने की एक मैं ट्रिक दूंगा, जिससे, ठीक है, इनको याद करने की मैं ट्रिक दूंगा। बिना ट्रिक के ये हमारे कवि क्या हैं, याद नहीं होंगे। क्योंकि यार हिंदी साहित्य में आप लोग खुद जानते हो कि इतने ढेर सारे कवि हैं, उनको हम लोग याद कैसे रखेंगे। इस वजह से आज मैं क्या करूंगा यार, उसका एक ब्रह्मास्त्र दूंगा। ब्रह्मास्त्र ही आप बोल सकते हो, ठीक है। एक तरीके से ब्रह्मास्त्र दूंगा या गुरु मंत्र दूंगा, ठीक है, इन कवियों को याद करने के लिए। और क्या, इन कवियों की जो भी हमारी रचनाएं थी ना, इन लोगों ने किस प्रकार की रचनाएं रची, कितनी रचनाएं रची, उन सारी चीजों का अध्ययन हम आज इस क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो यार प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को बखूबी इंटरेस्ट के साथ क्या करोगे, एकांत में आराम से बैठ करके देखोगे, उसके बाद नोट्स बनाओगे। अगर आवश्यकता पड़ती है तो नोट्स बनाना, इच्छा अगर होती है नोट्स बनाने की तो यार फिर बनाना, अन्यथा यार फिर नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात यहां पे ये बोलूंगा मैं कि यार अगर ये क्लास आप अटेंड करते हो ना, तो हिंदी साहित्य के जितने भी हमारे कवि हैं, मुख्य रूप से जिससे हमारे क्वेश्चन यार बनते हैं, तो मैं यही बोलना चाहूंगा यार कि इसके बाद आप लोगों को कोई भी क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है हिंदी साहित्य के विषय में, ठीक है। हिंदी साहित्य के विषय में किसी भी प्रकार का कोई भी क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ठीक है। तो
तो यार आप लोग इंटरेस्ट बना करके इस क्लास को आराम से आनंद पूर्वक देखोगे, आनंद पूर्वक देखोगे। जब मैं ब्रह्मास्त्र दूंगा ना, अरे यार एकदम हर्ष से भर जाओगे आप। आपका जो मन है ना, यही कहोगे कि पढ़ेंगे तो हमसे ही पढ़ेंगे, अन्यथा यार नहीं पढ़ेंगे। आप यही बोलोगे कि पढ़ूंगा तो यही भैया से पढ़ूंगा या यही सर से पढ़ूंगा, अन्यथा मैं नहीं पढ़ूंगा। इसी चैनल के साथ जुड़ा रहूंगा मैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं पूरी विस्तार पूर्वक जानकारियां आज यहां पे मैं दूंगा हिंदी साहित्य के विषय में, ठीक है। तो ये है हमारा एक नया सब्जेक्ट हिंदी साहित्य, ठीक है। बाकी यार जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं इसमें कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं। पहली बात तो ये कि कोई भी चीज मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जो भी चीजें यहां पढ़ाऊंगा, अगर इतना आप लोग अध्ययन कर लेते हो ना, माइंड में अगर सेट कर लेते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूं, गारंटेड बोल रहा हूं, गारंटेड, कि यहां से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, आप, ये मेरी गारंटी है कि आप छोड़ करके नहीं आओगे, आप छोड़ करके नहीं आओगे, ठीक है। तो यार इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो मैं अलग क्लास में कवर करूंगा। बाकी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा क्या, हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या स्टार्ट करेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे। मैं बात यहां से करूंगा, कहां से बात करूंगा, कि जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बात मैं इन्हीं से स्टार्ट करूंगा अपनी। इनसे पूर्व की जो घटनाएं थी हिंदी में, जो भी घटनाएं घटी रामचंद्र शुक्ल के पहले, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के पहले जो भी हमारी घटनाएं घटी हिंदी में, उस इतिहास का अध्ययन हम क्या करेंगे, उस हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग नए क्लास में करेंगे या अलग क्लास में करेंगे। इसके बाद जो क्लास ली जाएगी उसमें हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग देखते हैं यार हिंदी साहित्य के इतिहास में मैं अपनी चर्चा को आपके समक्ष रामचंद्र शुक्ल का ब्यौरा यहां पे रखूंगा, ठीक है। तो यार रामचंद्र जो शुक्ल थे ना, हमारे रामचंद्र जो शुक्ल थे, फिलहाल में यार 10th 12th में आप ये सारी चीजें पढ़ चुके होंगे। मैं यही आशा करता हूं कि यार 10th और 12th में आप लोग इनके बारे में बखूबी अध्ययन किए होंगे। लेकिन ये भी गारंटेड बोल रहा हूं कि उस समय केवल रटा गया था, उस समय केवल रटा गया था, इस वजह से कि किसी भी तरीके से हमारा नंबर आ जाए जिसमें हम 10th में और 12th में अव्वल नंबर से क्या हो, पास हो सके, ठीक है। तो इस लहजे से हम लोगों ने 10th और 12th में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन आज यहां पे हम लोग क्या करेंगे, रटेंगे नहीं, चीजों को समझेंगे, चीजों को समझेंगे, और मैं उस चीज को आपके समक्ष रखने का प्रयास भी करूंगा और आपको याद करवाने का मेरी तो यही कोशिश रहती है यार। यहां पे मेरी यही एक कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को रटवाऊं नहीं, चीजों को बखूबी स्टेप वाइज स्टेप क्या करूं, समझाऊं सारी चीजों को, और आप क्या करो कि आप आसान से आसान शब्दों में इन सारी चीजों को समझ सको, ठीक है। तो रटना नहीं है, ये मैं पहले ही बोले दे रहा हूं कि रटना नहीं है, ठीक है। क्लास अगर पसंद आए यार तो फिर वो क्या करना है आप लोग जानते हो, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना है। क्लास अगर पसंद आती है तो यार, वो वैसे पसंद आए तो भी करना, ना पसंद आए तो भी करना, अच्छा कमेंट करना या खराब कमेंट करना, लेकिन करना जरूर। मेरे भाई अगर इस चैनल पे आए हो एक बार तो यार कमेंट करना जरूर। और फिलहाल में जो मेरे भाई यार पहले से मेरे साथ जुड़े हैं ना, वो यार सारी चीजें जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल के माध्यम से सारे विषयों को विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है।
इस चैनल के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानकारियां हमारी दी जाती हैं। किसके मतलब हर एक सब्जेक्ट को हम लोग अध्याय वाइज पढ़ते हैं, स्टेप वाइज पढ़ते हैं और सारी चीजों को समझ करके चलते हैं। ठीक है, तो ये मेरे भाई जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं 400-450 बच्चे इस समय जुड़े हैं मेरे साथ। ठीक है, 400-450 लोग जुड़ चुके हैं, तो उनका मैं फिलहाल में धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि मेरे भाई यार मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आप क्या करोगे कि आसानी से इन सारी चीजों को पढ़ते चलो, कोई भी यार दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मेरे साथ जुड़े हो तो इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। ठीक है, तो यार जो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी है ना, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को समय के अनुसार 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। अपनी बात को आपके समक्ष मैं यही से प्रस्तुत करूंगा। क्या करूंगा? यही से प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसकी जो बेसिक चीजें हैं, जो घटनाएं हमारी पहले हुई हैं, इसके पहले उसकी भी क्लास हम लोग लेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। लेकिन जो यहाँ पे सारी चीजें आप लोगों तक अवेलेबल कराई जा रही हैं, उसको आप बखूबी पढ़ते चलो। ठीक है, उसका अध्ययन आप बखूबी करते चलो और रिवीजन करते चलो। ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर एक बार माइंड में सेट कर लिया गया तो यार फिर भूलने वाला नहीं है, और ये चीजें बदलती भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीजें बदलती भी नहीं है। एक बार पढ़ लिया गया तो यार रिवीजन मारना है केवल। मुझे ये लगता है कि रिवीजन मारना है और कुछ नहीं करना। एग्जाम से 1-2 दिन पहले या आधे घंटे 1 घंटे पहले, एग्जाम देने से पहले मेरे ये क्लास अगर आप रिवीजन के तौर पे देखोगे ना, तो बहुत ही सहज महसूस करोगे दूसरों की अपेक्षा। क्या करोगे? दूसरों की अपेक्षा बहुत ही सहज महसूस करोगे। ठीक है, तो फिलहाल वो सारी चीजें हम छोड़ते हैं। हमारे जो रामचंद्र शुक्ल जी है ना, इन्होंने समय के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4 भागों में। अब वो 4 भाग हमारे कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया हमारा आदिकाल। क्या हो गया? आदिकाल। दूसरा हमारा क्या हो गया यार? दूसरा हमारा हो गया रीतिकाल। क्या हो गया? रीतिकाल। उसके बाद हमारा हो गया भक्ति काल। क्या हो गया? भक्ति काल। भक्ति काल के बाद हमारा आता है आधुनिक काल। कौन सा काल? आधुनिक काल। ठीक है, तो इनका आप क्रम भी याद रखोगे। क्या याद रखोगे? क्रम भी याद रखोगे कि इनका जो था वो क्रम कैसा था। पहला हमारा आदिकाल था, आदिकाल के बाद हमारा भक्ति काल था, भक्ति काल के बाद हमारा रीति काल था, एंड रीति काल के बाद हमारा क्या था? आधुनिक काल था। क्या था? आधुनिक काल था। अब हम लोग इनका डेट देखते हैं। समय के अनुसार आदिकाल का क्या समय था? आदिकाल का क्या समय था? भक्ति काल का क्या समय था? भक्ति काल के साथ साथ रीति काल का क्या समय था? एंड रीति काल के साथ साथ हमारा आधुनिक काल का क्या समय था? उन सारी चीजों का अध्ययन आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज हम इस क्लास में केवल और केवल आदिकाल की बात करेंगे। ठीक है, केवल और केवल आदिकाल की बात आज हम इस क्लास में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं, आप लोग हेडिंग डालोगे क्या? आदिकाल। क्या डालोगे? आदिकाल। आदिकाल का जो हमारा समय था ना, जो हमारी समय अवधि है आदिकाल की, वो है हमारी 1000 से लेकर के 1350 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 1000 से 1350 ईस्वी तक ये हमारा आदिकाल चलता है। क्या चलता है?
1000 से 1350 ईस्वी तक हमारा क्या चलता है, आदिकाल चलता है। आदिकाल के बाद हमारा दूसरा क्या आता है, भक्ति काल। क्या आता है, भक्ति काल। भक्ति काल हमारा 1350 से लेकर के 1650 है। इसकी समय अवधि, भक्ति काल की समय अवधि हमारी कितनी है, 1350 से लेकर के 1650, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रीति काल, 1650 से लेकर के 1850। 1850 ये हमारी रीति काल की अवधि है। एंड रीति काल के बाद हमारा 1850 से लेकर के अभी तक का जो समय चल रहा है, ये हमारा आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये समय भी आप लोग क्या करोगे, याद रखोगे। ये समय भी हमको याद रखना है, ठीक है, जिसका वर्णन मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। ये देख लो कि क्या है, आदिकाल हमारा जो है वो 1000 से लेकर के 1350 तक, भक्ति काल जो है हमारा 1350 से लेकर 1650, रीति काल हमारा 1650 से 1850, आधुनिक काल हमारा 1850 से लेकर के अब तक का समय, ये हमारा आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। आई होप यार इतनी सारी चीजें आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो सारी चीजें समझ करके चलनी है, रटनी नहीं है कोई भी चीजें। अब हम लोग यार ये देखते हैं, जो हमारा आदिकाल है ना, आदिकाल को भी हम 4 नामों से जानते हैं। क्वेश्चन यहां से घुमा करके पूछ सकता है कि आदिकाल को हम और कितने नामों से जानते हैं। तो यार जो पढ़े होंगे, जो मेरे भाई या मेरी जो दीदियां हैं, उन लोगों ने अगर पढ़ करके रखा होगा ना, तो आसानी से वो लोग बोल देंगी कि यार हमारा जो आदिकाल है ना, उनको हम 4 नामों से और जानते हैं। आदिकाल के हमारे 4 नाम और हैं। 4 नाम कौन से हैं? पहला हमारा जानते हो क्या है? पहला हमारा आदिकाल खुद हो गया, दूसरा हमारा चारण काल हो गया। कौन सा काल? चारण काल, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया बीजक काल। कौन सा काल? बीजक काल। बीजक काल के साथ वीर गाथा काल। वीर गाथा काल के बाद हमारा आता है सिद्ध सामंत काल, ठीक है। तो आदिकाल के ये हमारे 4 नाम हैं, आप इनको भी याद रखोगे। मैं एक बार फिर से यार बोलना चाहूंगा कि आदिकाल एक खुद हो गया, आदिकाल के साथ दूसरा जो हमारा नाम है आदिकाल का, वो हो गया चारण काल। चारण काल के साथ जो हमारा तीसरा नाम है वो हो गया वीर गाथा काल। एंड वीर गाथा काल के बाद हमारा लास्ट नेम क्या आता है? वो आता है हमारा सिद्ध सामंत काल। क्या आता है? सिद्ध सामंत काल। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो हमारा आदिकाल है, ये आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया? जो हमारा चारण काल है, चारण काल का नाम चारण काल किसने दिया? जो हमारा वीर गाथा काल है, वीर गाथा काल किसने नाम दिया? कौन से ऐसे कवि हैं जो इन नामों को देकर के चले गए और हमको आज पढ़ना पड़ रहा है उन सारी चीजों को, ठीक है। तो उसका भी अध्ययन हम लोग आज यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं आदिकाल के संबंध में। पहली हेडिंग आप डालोगे आदिकाल। क्या डालोगे? आदिकाल 1000 से लेकर के 1350 तक ये आदिकाल की समय अवधि है, ठीक है। उसके बाद आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो वो थे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये थे हमारे, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल का नामकरण किया। आदिकाल का नामकरण किसने किया? तो वो है हमारे कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट देखो, यहां पे कंफ्यूजन करने वाला है, कंफ्यूज करने वाला है। क्या?
कि समय के अनुसार बांटा किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। और आदिकाल का नाम किसने दिया? तो वो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, पहला तो ये हो गया, आदिकाल का नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। दूसरा हमारा चारण काल जो है ना, इस आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? तो आप लोग यार हिंदी में पढ़े होंगे, तो हमारा एक नाम आता है राम शरण शर्मा, डॉक्टर राम शरण शर्मा। ठीक है, तो इन राम शरण शर्मा जी ने क्या किया था? चरण काल, आदिकाल को चरण काल नाम दिया था। क्या दिया था? आदिकाल को चरण काल का नाम दिया था। किसने? डॉक्टर राम शरण शर्मा ने। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है यार तीसरा कि आदिकाल को बीजक काल किसने कहा? आदिकाल को बीजक काल का नाम किसने दिया? तो आदिकाल को बीजक काल का नाम दिया हमारा किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद, नाम आप याद करते जाओगे। ट्रिक अभी दूंगा मैं, जो गोली दूंगा ना, उस गोली को आपको रखना है, उस गोली को रखना है। जैसे डॉक्टर होता है ना, दवा देता है कि ये मर्ज आपका ठीक हो जाएगा, तो इन सारे मर्ज की दवा मेरे पास है, याद करने का मर्ज की दवा मेरे पास है। वो गोली अभी मैं आपको दूंगा, वो गोली डेली सुबह शाम पानी के साथ उतारोगे यार, तो सारी चीजें उतर जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें उतर जाएंगी। उसके बाद हमारा आता है वीर गाथा काल। क्या आता है? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो यार ये यहां पे हमारा आता है वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, इसको भी याद रखना है हमको। उसके बाद लास्ट में हमारा आता है सिद्ध सामंत काल। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से किसने वर्णित किया? तो वो है हमारे कौन? राहुल साकृत्यायन। कौन थे? राहुल सांकृत्यायन। थोड़ा सा नाम ले नहीं पा रहा हूं। ठीक है, तो आई होप यार इतनी सारी चीजें याद रखोगे आप लोग। क्या करोगे? इतनी सारी चीजें याद रखोगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल बेसिक है, ये आदिकाल हमारा चल रहा है। क्या चल रहा है? आदिकाल चल रहा है। ठीक है, अभी हम लोगों ने भक्ति काल की बात नहीं की, ना ही रीति काल की बात की, और ना ही हम लोगों ने आधुनिक काल की बात की। अभी हम लोग बेसिक पॉइंट्स जान रहे हैं, वो भी किसके? आदिकाल के। ठीक है, आदिकाल के। अब यार इसको अगर हम ग्रंथों के आधार पे बांटे ना, आदिकाल के जो हमारे ग्रंथ मिले हैं हमको, जो ग्रंथ मिले हैं हमको आदिकाल के, उस हिसाब से इसके यानी आदिकाल के ग्रंथों के आधार पे भी हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में बांटते हैं। अभी मैंने ये बोला कि जो हमारा आदिकाल है ना, इसको हम ग्रंथों के आधार पे, यानी जितने भी हमारे ग्रंथ मिले हैं ना, आदिकाल से जितने भी हमारे ग्रंथ मिले हैं, उन ग्रंथों के आधार पे आदिकाल को हम 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला हमारा क्या था? पहला हमारा है यार सिद्ध साहित्य। क्या है? ये ग्रंथ के नाम है। ठीक है, सिद्ध साहित्य, रास साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य। ये हमारे 5 ग्रंथ ऐसे हैं जिनके आधार पे आदिकाल को क्या किया गया है? बांटा गया है। तो इन ग्रंथों को भी हमको क्या करना है? याद करके रखना है। अब हम लोग ये देखते हैं कि सिद्ध साहित्य जो है ना, इसमें यार किसका वर्णन किया गया है? इसमें किसका वर्णन किया गया है? सिद्ध साहित्य में, रास साहित्य में, जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में, लौकिक साहित्य में
किन चीजों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिद्ध साहित्य। क्या देखते हैं? सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में सारे बौद्ध ग्रंथों का वर्णन किया गया है। सारे बौद्ध ग्रंथ, जितने भी हमको बौद्ध ग्रंथ मिले हैं, हिंदी साहित्य के जितने भी हमको बौद्ध ग्रंथ मिले हैं ना, उनको हम लोग किस में रखते हैं? उनको हम लोग सिद्ध साहित्य में रखते हैं। किस में रखते हैं? सिद्ध साहित्य में रखते हैं, या सिद्ध साहित्य के नाम से जानते हैं। यार सोचो, जिस तरह मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी ना, कि जो हमारे इतिहासकार थे उनके माइंड में कुछ खटका था। क्या खटका था? कि यार हम लोग सारी घटनाओं को क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे तो वो होता है ना, क्या बोलते हैं कि अलुआ भसुआ हो जाता है ना, सारी चीजें, कि सारी चीजें एक में मिक्स हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मिक्स हो जाती हैं। तो यार इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उनका एक अलग अलग नाम देते हैं। उन अलग अलग नामों के अंतर्गत हम लोग घटनाओं का वर्णन करते हैं या घटनाओं का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार ये हमारा हिंदी साहित्य जो है ना हमारा, इसमें भी हिंदी साहित्य के जो हमारे कवि थे, उनको भी यार उनके माइंड में भी इसी तरह सारी चीजें खटकी कि यार अगर हम लोग क्या करेंगे, हिंदी साहित्य के जो हमारे कवि थे ना, उनके माइंड में ये खटकी कि यार सारी चीजें हम अगर एक उसमें लिख देंगे ना, एक ही चीज का ब्यौरा, सारी यानी एक ही घटना का ब्यौरा हम पूरे किताब में कर देंगे, तो पढ़ने वाले को इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, वो बोरिंग महसूस करेगा। इस वजह से जो हमारे हिंदी के कवि थे या हिंदी साहित्य के जो हमारे एक तरीके से कवि बोल दूं, या इनको भी मैं इतिहासकार की उपाधि दे दूं, तो मुझे लगता है कि मैं ठीक बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं, आप बोलोगे। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो हमारे हिंदी के कवि थे ना, इन्होंने 5 भागों में बांट दिया आदिकाल को, कि जिसमें हम लोग अगर ग्रंथों का अध्ययन करें ना, अगर हमको हिंदी साहित्य के ग्रंथों का अगर अध्ययन करना हो, वो भी किसके? आदिकाल का, तो यार हमको ज्यादा सारी चीजें ढूंढनी ना पड़े। अब पता लगा यार हमको बौद्ध साहित्य पढ़ना है, बौद्ध ग्रंथ अगर हमको पढ़ना है, तो हमको इसका मतलब यार पूरा का पूरा हिंदी साहित्य पढ़ना पड़ेगा। अब पता नहीं कहाँ हमारा बौद्ध ग्रंथ का या बौद्ध साहित्य का कहाँ पे किताब में किस जगह पे वर्णन किया गया है, ये तो यार हमको पता नहीं है। तो इस वजह से हमको पूरा का पूरा साहित्य पढ़ना पड़ेगा। तो इसी वजह से क्या किया गया कि जो हमारे कवि थे ना, उन लोगों ने नाम में डिवाइड कर दिया, इनको कैटेगरियों में बांट दिया। कैटेगरियों में इस वजह से बांटा कि हमको अगर बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध ग्रंथ पढ़ने हैं ना, तो हम उसको बांट दिए कि ये सिद्ध साहित्य, एक ग्रंथ बना दिया गया सिद्ध साहित्य। इसमें हम लोग बौद्ध ग्रंथ की जितनी भी हमारी क्या है प्रतिलिपियां हैं, जितनी भी हमारी लिपियां हैं, जितना भी हमारा वर्णन किया गया है बौद्ध से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बौद्ध ग्रंथों से रिलेटेड, तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? हमको पढ़ना होगा सिद्ध साहित्य। ठीक है, हमको पूरा इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम केवल और केवल सिद्ध साहित्य एक ग्रंथ है उसको उठाएंगे ना, तो वहां पे हमको क्या मिलेगा? बौद्ध ग्रंथ की जितनी भी रचनाएं होंगी वो हमको वहां पे अवेलेबल मिल जाएगी आसानी से। ठीक है, इससे हम लोग छुटकारा पा जाएंगे पूरा का पूरा हिंदी साहित्य पढ़ने से। ठीक है, इस वजह से कवियों ने भी इसको क्या कर दिया? अलग अलग कैटेगरियों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वही सिद्ध साहित्य में हमारा किसका वर्णन किया गया है? सारे बौद्ध ग्रंथ जो हमारे आते हैं वो किस में आते हैं? तो वो सिद्ध साहित्य में आते हैं। किस में आते हैं? सिद्ध साहित्य में आते हैं। इसको भी हमको याद रखना है। दूसरा हमारा आता है क्या? रास साहित्य। क्या आता है? रास साहित्य। अब यार जिस तरह सिद्ध साहित्य था उसी तरह हमारा जस्ट रास साहित्य है।
अब हमको अगर क्या करना पड़ेगा, रास साहित्य में पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा रास साहित्य है ना, यहाँ पे सारे के सारे राजस्थानी ग्रंथों का वर्णन किया गया है। राजस्थानी ग्रंथ जितने भी हैं हमारे, ठीक है। अब यहीं से आप अनुमान लगा सकते हो कि अगर हमको राजस्थानी ग्रंथ पढ़ना है तो हमको पूरा का पूरा इतिहास नहीं पढ़ना, हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास हमको नहीं पढ़ना है। नहीं, हमारे माइंड में यार बर्डन शब्द जो है ना, हमारा बोझा जिसको बोलते हैं, बोझ टाइप लगने लगेगा। हिंदी साहित्य हमको क्या लगने लगेगा, बोझ टाइप लगने लगेगा। इस वजह से यार अगर हमको पढ़ना है राजस्थानी ग्रंथों के बारे में, तो सारे के सारे राजस्थानी ग्रंथों का अध्ययन हमको किसमें करना पड़ेगा, वो हम लोग यार उनका रास साहित्य में उनका अध्ययन हमको करने के लिए मिल जाएगा। तो दूसरा हमारा क्या आता है, रास साहित्य। रास साहित्य में किसका वर्णन किया गया है, सारे के सारे राजस्थानी ग्रंथों का क्या मिलता है, सार मिलता है, या राजस्थानी ग्रंथ हमारे रास साहित्य में अवेलेबल कराए गए हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जैन साहित्य। क्या आता है, जैन साहित्य। यहां पे मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग यार एकदम डिटेल में भी नहीं जाना, हमको पीएचडी नहीं करना है। हमको क्या नहीं करना, हमको यार पीएचडी भी नहीं करना है। पीएचडी अगर करना होता तो यार फिर हमको ये भी जानना पड़ता कि सिद्ध साहित्य जो है हमारा, इसमें पूरा का पूरा, जैसे आदिकाल एक टॉपिक है, उसी तरह हमारा सिद्ध साहित्य भी एक टॉपिक होता। बौद्ध साहित्य की जितनी भी हमारे ग्रंथें थी उसको पढ़ना पड़ता और डिटेल में। जब हमको पीएचडी करना होता तो वो बात की बात थी, ठीक है। लेकिन अगर यूपीएससी के लिए हिंदी ऑप्शनल चुन करके रखे हो ना, यूपीएससी क्रैक करने के लिए अगर हिंदी साहित्य मेरे किसी भी भैया का या मेरी किसी भी दीदी का अगर वैकल्पिक विषय है ना हिंदी साहित्य, तो यार मैं यही बोलूंगा कि पकड़ अच्छी बनाओ हिंदी साहित्य में। मैं हिंदी साहित्य पढ़ाऊंगा नहीं, जानते हो, मैं यार रीडर नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे वो नहीं आता। मैं यहाँ पे एकदम फ्रैंकली बोल रहा हूं, मुझे हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, वो मैं कवर करा दूंगा। जो हमारे ग्रामर में, यानी हिंदी जो व्याकरण है, जो हमारी ग्रामर है, यानी रस क्या होता है, छंद, अलंकार, समास, ठीक है, संधि क्या होती है, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो मैं कवर कराऊंगा। उपसर्ग, संधि वगैरह, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं कवर कराऊंगा। लेकिन आप सोच लो कि जिस तरह 10th और 12th में सब्जेक्ट जो हमारा हिंदी था उसमें चैप्टर वाइज अगर मैं पढ़ाऊं तो वो मुझसे नहीं हो सकता मेरे भाई। वो मैं हाथ जोड़ता हूं, ठीक है। उसके लिए आप या कहीं किसी दूसरी कोचिंग में जाओ, या ऑफलाइन कोई कोचिंग यूज करो, या ऑनलाइन किसी कोचिंग के प्लेटफॉर्म से आप क्या हो सकते हो, जुड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वैकल्पिक विषय है तो पकड़ अच्छी बनाओ, पकड़ हिंदी में अच्छी बनाओ। अगर वैकल्पिक विषय नहीं है तो यार मेरे साथ जुड़े रहो, इतनी ही चीजें अगर पढ़ लिया गया तो वैकल्पिक विषय की बात मैं नहीं कर रहा हूं। बाकी जो नॉर्मली हिंदी हमारी आती है ना, वो हमारी कवर हो जाती है। वो क्या हो जाती है, वो कवर हो जाती है। लेकिन वैकल्पिक विषय के लिए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूं, वैकल्पिक विषय के लिए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूं यार, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। वैकल्पिक विषय में मुझे केवल और केवल फिलॉसफी आती है, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र। तो फिलॉसफी जो भी मेरा भाई या मेरे सिस्टर है यार, उसका अगर वैकल्पिक विषय दर्शन शास्त्र है या फिलॉसफी है तो वो मुझसे पढ़ सकता है। वो क्या कर सकता है, मुझसे पढ़ सकता है। या किसी का पॉलिटी का अगर सेगमेंट बचता है, भारत की जो हमारी राज्य व्यवस्था है, तो अगर वो भी किसी का वैकल्पिक विषय है
तो वो भी मुझसे पढ़ सकता है। तो ये 2 सब्जेक्ट मैं ऑप्शनल के लिए पढ़ाता हूं। बाकी यार ऑप्शनल के लिए मुझे यही नॉलेज है, इससे ज्यादा नॉलेज ऑप्शनल के विषय में मुझे नॉलेज नहीं है यार, ठीक है। तो आप लोग यार बाद में ये ना हो कि गाली दे दो कि प्लेटफॉर्म में जुड़े थे साले ने पढ़ाया नहीं, ठीक है। तो इस वजह से मैं यार पहले ही बोले दे रहा हूं कि मैं यहाँ पे जो चीजें कवर करा रहा हूं वो हमारा नॉर्मली होता है ना, सीसेट में एक एग्जाम होता है जिसमें से हमको हिंदी और इंग्लिश में 33% मार्क्स लाने जरूरी होते हैं, ठीक है। 33% मार्क्स लाना जरूरी होता है हिंदी और इंग्लिश में। जब तक हिंदी और इंग्लिश यानी जो हमारा सीसेट का पेपर होता है, सीसेट अगर 33% से क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपका प्री का जो जीएस का पेपर होता है वो यार आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। भले ही आपने क्वालिफाई कर दिया हो पेपर, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर जो हमारे पप्पा लोग वहां बैठे हैं ना, जो हमारा एग्जाम ले रहे हैं, वो यही बोलते हैं कि अगर सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो फिर प्रारंभिक परीक्षा में आप क्या नहीं होगे, उत्तीर्ण नहीं माने जाओगे। तो यार 33% लाना मस्ट होता है। 33% अगर नहीं ला पाए एग्जाम में तो फिर आप फेल हो। आप क्या हो, प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो। जाहिर सी बात है, जब प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे तभी मेंस में जाएंगे। तो इस वजह से यार हमको सीसेट का जो पेपर होता है उसको भी हल्के में नहीं लेना। भले ही उसमें 10th लेवल तक की, सीसेट में ज्यादा नहीं 10th लेवल तक की सारी चीजें आती हैं। तो इस वजह से जो हमारे कुछ भाई लोग ऐसे हैं जिनको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, वो तो बस यही बोलते हैं अरे हो जाएगा, चुटकी बजाते हो जाएगा, ठीक है। तो इतने हल्के में भी हमको नहीं लेना, ठीक है, कि सीसेट हो जाएगा, 33% हम ला लेंगे, 100% में 33% ला लेंगे। कुछ लोग हल्के में लिए होते हैं, इस वजह से नहीं पढ़ते और क्या हो जाता है, वो उस सीसेट के पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये गलती हमको नहीं करनी, ये गलती हमको नहीं करनी है। भले ही 33% लाना है, हमको पढ़नी सारी चीजें हैं, ठीक है, पढ़नी सारी चीजें। यार समय है तो पढ़ ही लेते हैं ना, अन्यथा यार पूरा का पूरा साल हमारा वेस्ट ही तो जाएगा। सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से एक साल फिर से वेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर से वही सारी चीजें पढ़ेंगे, फिर लाइन में आ जाएंगे हम, फिर लाइन में आ जाएंगे दोबारा, फिर पढ़ेंगे जरूर, ये मुझे पता है, पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। तो इस वजह से हमको सीसेट को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। भले ही उसमें कॉमन सी चीजें पूछी जाती हैं तो उसको हमको हल्के में नहीं लेना, ठीक। हमारा तीसरा क्या आता है, जैन साहित्य। क्या आता है, जैन साहित्य। जैन साहित्य में सारे के सारे जैन ग्रंथों का वर्णन हमारे मिलता है। हमको अगर जैन साहित्य पढ़ लें, अगर हम जैन साहित्य पढ़ लें तो हमको सारी की सारे जैन ग्रंथों का नॉलेज हो जाएगा, सारे के सारे जैन ग्रंथों का नॉलेज हो जाएगा। कि अगर हमको, यही अभी मैंने बोला ना कि अगर हमको पूरा इतिहास नहीं पढ़ना पड़ेगा, अगर हमको केवल और केवल जैन ग्रंथों का अध्ययन करना है तो हमको पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ना। हमको क्या करना है, हम केवल एक बुक उठाएंगे, वो हमारी जैन साहित्य है, इसको उठाएंगे तो हम सारे जितने भी हमारे जैन ग्रंथ होंगे उनका अध्ययन हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जैन साहित्य में किसकी चर्चा की गई है, तो वो सारे के सारे जैन साहित्य की चर्चा की गई है, जैन साहित्य की, ठीक है। सारे के सारे जैन साहित्य के जो हमारे ग्रंथ हैं उनकी चर्चा यहाँ पे की गई है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद चौथा हमारा आता है नाथ साहित्य। क्या आता है, नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में सारे के सारे गोरखनाथ ग्रंथों का, गोरखनाथ
नाथ ग्रंथों का अध्ययन। नाथ ग्रंथों का अध्ययन हम किस में करते हैं? वो नाथ साहित्य में करते हैं। वो भी किस प्रकार के नाथ ग्रंथ? तो गोरखनाथ ग्रंथ। कौन? गोरखनाथ ग्रंथ। ठीक है, तो ये नाम भी हमको याद रखना है। उसके बाद हमारा आता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में मध्यकाल से लेकर के अब तक के जितने भी हमारे ग्रंथ की रचनाएं हुई है, मध्यकाल के पहले के जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, उनका वर्णन हम यहाँ पे करते हैं। उनका वर्णन हम लौकिक साहित्य में करते हैं। ठीक है, तो यार इतनी सारी चीजें भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप लोग कमेंट करोगे, जिससे मैं क्या कर सकूंगा कि मतलब जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, जितनी भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरीज आपकी हैं, वो मैं यहाँ पे प्लीज बोल रहा हूं। मैं अपना एक नंबर लिख रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर है मेरा। क्या ये नंबर है मेरा? 9511410503। इस पे आप व्हाट्सएप करोगे। क्या करोगे? व्हाट्सएप करोगे। जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी, जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी, उसका समाधान मैं इस नंबर पे करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो यार वो सारी चीजें यहाँ पे होंगी। ठीक है, लेकिन हाँ, गुड मॉर्निंग वाला मैसेज नहीं करोगे, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मेरे कुछ यार लाल लाली ऐसे हैं, भैया दीदी लोग ऐसे हैं, जो केवल और केवल अगर नंबर दे दिया जाता है तो वो केवल मजा लेते रहते हैं। ये चीज मैं ऑब्जर्व कर चुका हूं, ये चीज अनुभव कर चुका हूं मैं, कि मैं अभी तक नंबर इसी वजह से नहीं दे रहा था। नंबर दे दिया जाता है ना, तो कुछ लोग हैं ऐसे चूतिए लोग जो केवल और केवल मजा लेते हैं। क्या करते हैं? मजा लेने के उद्देश्य से मतलब परेशान करते रहते हैं। तो यार प्लीज परेशान नहीं करोगे आप लोग? नहीं, मुझे यार आप जिस माहौल में ढालोगे ना, मैं उस माहौल में ढलने के लिए तैयार हूं, प्लीज बोल रहा हूं। तो इस वजह से यार परेशान नहीं करना है। जो भी क्वेरीज होगी, उस क्वेरीज को आप लोग यार यहाँ पे अटेंड करोगे, तो मैं वो सारी चीजें यहाँ पे सॉल्यूशन उसका दूंगा। ठीक है, अन्यथा यार फिर वो सारी चीजें आप खुद समझोगे। आप चाहे जहां से हो, आई डोंट केयर, वो मुझसे मतलब नहीं है। आप चाहे जहां से हो, वो मुझसे मतलब नहीं है। पढ़ने के लिए जुड़े हो तो प्लीज केवल पढ़ना है, परेशान नहीं करना है। ठीक है, अन्यथा यार परेशान करोगे तो वो आप खुद भुगतोगे, वो आप खुद भुगतोगे, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हमको याद करना है। अब हम लोग यार मेन स्टार्टिंग जो करते हैं आदिकाल के कवियों में, अब यहां से मैं ब्रह्मास्त्र दूंगा। जो हमारा होता है ना गुरु मंत्र जो होता है, वो मैं अब यहां से दूंगा कि सारे हमको कवियों को कैसे याद करने हैं, जो हमारे आदिकाल के कवि हैं उनको याद कैसे करने हैं, उनकी रचनाएं कैसे याद करनी है। तो उसके लिए मैं ट्रिक दे रहा हूं, या ब्रह्मास्त्र बोल सकते हो, कि एक तरीके से ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं जिसका यूज आप एग्जाम में करोगे। एग्जाम में अगर उस ब्रह्मास्त्र को चला दिया ना, अरे तो साला सामने वाला घायल एकदम, सामने वाला घायल एकदम। इस वजह से एक ब्रह्मास्त्र में आदिकाल के हम लोग क्या करते हैं, आदिकाल के कवियों के बारे में पढ़ते हैं कि आदिकाल के हमारे मुख्य कवि कौन से हैं, जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिलहाल में ये क्लास केवल और केवल यानी यूपीएससी वालों के लिए नहीं है। ठीक है, यूपीएससी के लिहाज से तो यार मैं पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन जो भी मेरे भाई अगर सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो ना,
सीटेट वगैरह हो गया, यानी टीचिंग लाइन की भी अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है मेरा भाई, बीएड वगैरह, तो उसके लिए भी ये क्लास यार क्या होगी, टीजीटी पीजीटी की अगर तैयारी कर रहे हो यार, तो भी ये क्लास क्या होगी, आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है। बाकी एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी वगैरह, इन सारी चीजों के लिए क्लास हमारी 100% ये यार सारे एग्जामों के लिए, सारे एग्जामों के लिए है। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं है, ठीक है। तो सारे एग्जामों में आप इस क्लास का यूज कर सकते हो, चाहे वो टीचिंग लाइन के लिए हो, एसएससी के लिए हो, यूपीएससी के लिए हो, पीसीएस के लिए हो, बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, उसकी क्लास ये पर्याप्त है। वो क्या है, पर्याप्त है, इतनी पर्याप्त है, ठीक है। इस वजह से अब हम लोग देखते हैं, ये मैंने दिया एक ब्रह्मास्त्र, आप इस ब्रह्मास्त्र को किसी से बताना नहीं है, किसी से बताना नहीं है, अन्यथा यार फिर वो ज्यादा मार देगा ना, हमसे ज्यादा मार देगा। तो यार इसी वजह से इस ब्रह्मास्त्र को गुप्त रखना है, क्या करना है, गुप्त रखना है, सीक्रेट टाइप में रखना है, किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम ही जानेंगे, तभी ना सिलेक्शन होगा, ऐसे सिलेक्शन कैसे होगा। युद्ध में अगर किसी को परास्त करना है तो यार यही एक बोलूंगा कि रणनीति जो होती है ना, अपनी जो स्ट्रैटेजी होती है, जो रणनीति होती है, उसको यार क्या करना है, सीक्रेट रखना है, किसी से भी शेयर नहीं करना, अपनी रणनीति किसी से कभी शेयर मत करना, नहीं युद्ध में वो आगे निकल जाएगा और आप परास्त हो जाओगे, ठीक है। इस वजह से इसको हमको सीक्रेट रखना है, क्या करना है, सीक्रेट रखना है। तो मैंने यार ये एक गोली दी आपको, ये पहली गोली है, कौन सी गोली, पहली गोली। इस गोली को आप सुबह शाम पानी के साथ उतारो, 3-4 टाइम अगर उतार लिए तो माइंड में अच्छी तरीके से ये बैठ जाएगी, माइंड में अच्छी तरीके से ये बैठ जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से यार इस गोली को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। क्या बोला, जो मैंने मतलब आदिकाल जो हमारा चल रहा है, आदिकाल से जुड़े जो भी हमारे प्रमुख कवि है ना, उनको देखो अभी हम कैसे चुटकियों में याद करते हैं, चुटकियों में, कभी भूलेगा नहीं, कभी भूलेगा नहीं। केवल एक ब्रह्मास्त्र रखना है हमको, एक ब्रह्मास्त्र रखना है। क्या है वो हमारा ब्रह्मास्त्र, क्या है वो ब्रह्मास्त्र है हमारा, ये लाइन आपको याद रखना है, ये सेंटेंस आपको याद रखना है केवल, क्या, अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरे, ये हमारी ट्रिक है, क्या है, यही हमारा ब्रह्मास्त्र है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, क्या, अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरे, नाले में जा गिरे, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से कवि आते हैं। अमीर चंद से क्या हो गया, अमीर चंद से क्या हो गया, अमीर से क्या हो गया, अमीर खुसरो, क्या हो गया, अमीर खुसरो, अमीर से अमीर खुसरो। चंद्र से क्या हो गया, चंद्रबरदाई, 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 नाम याद करना है, ठीक है, चंद्रबरदाई। विद्या से क्या हुआ, विद्यापति, क्या हुआ, विद्यापति। नाले से क्या हुआ, नरपति नाल, नरपति नाल। नाम आप लोगों को सुने सुने लग रहे होंगे, तो नाम यार जो सुने हो ना वही है, केवल मैं यहां पे एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं कि जिसको आप अपने पास अगर रख लिए तो कोई भी एग्जाम, कोई भी रणभूमि ऐसी नहीं है जिसमें आप इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो और सामने वाला घायल ना हो जाए, ठीक है, सामने वाला घायल ना हो जाए।
ऐसा कोई रणभूमि नहीं बनी कि अगर इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिए तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि अगर यहां से क्वेश्चन आता है ना तो वो छूट जाए हमारा। ठीक है, तो ऐसी कोई रणभूमि नहीं बनी। गिरी से क्या हो गया, जा गिरे से क्या हो गया, जगनिक। ठीक है, हो गया हमारा। तो एक बार फिर से रिवीजन करवा रहा हूं मैं कि ब्रह्मास्त्र मैंने क्या दिया कि अमीर चंद्र विद्या नाले में जा गिरे। अमीर चंद्र विद्या, पहली बात तो यार मुझे जहां तक लग रहा है कि इस क्लास को आप अगर मेरे साथ अटेंड करते हो ना तो मुझे जहां तक लग रहा है नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 बार यही मैं रिवीजन कर दे रहा हूं तो आप लोगों के माइंड में खुद ब खुद सेट हो जाएगी। ठीक है, खुद ब खुद सेट हो जाएगी। तो वही एक आप लोग ब्रह्मास्त्र ये याद रखोगे कि अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरे। अमीर से हो गया अमीर खुसरो, चंद्र से हो गया चंद्रवरदाई, विद्या से हो गया विद्यापति, नाले में हो गया नरपति नाल एंड जा गिरे से हो गया हमारे जगनिक। ठीक है, तो ये हमारे 5 कवि ऐसे हैं आदिकाल के 5 कवि हमारे ऐसे हैं जो प्रमुख हैं। ठीक है, जिनसे क्वेश्चन बनाया जाता है और अनेक ऐसे अभ्यर्थी हैं, ऐसे परीक्षार्थी हैं, ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं यार, क्या होते हैं यहां से क्या होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे अमीर खुसरो ये आदिकाल के हैं कि भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं कि आधुनिक काल के हैं। तो यार वो लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये मैंने ब्रह्मास्त्र दिया है कि आप लोग कंफ्यूज मत रहो। इस ब्रह्मास्त्र का यूज आप एग्जाम में करो। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें से देखते हैं, अब हम लोग इसी में से इन्हीं पांचों में से एक एक कवि का अध्ययन करते हैं। इन्हीं पांचों में से एक एक कवि के बारे में 2-2, 3-3 पॉइंट्स देखते हैं और उसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं, जो इन्होंने रचना की, उसकी भी हम लोग यहाँ पे अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम अमीर खुसरो। क्या देखते हैं? अमीर खुसरो के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ठीक है, देखते हैं यार हम लोग अमीर खुसरो के बारे में क्या करते हैं। अमीर खुसरो के बारे में 4 से 5 पॉइंट हम लोग इनके बारे में पहले देखते हैं कि अमीर खुसरो थे कौन। ठीक है, ये हमारे पहले कवि हैं किसके? आदिकाल के। ठीक है, आदिकाल के पहले कवि हमारे कौन? अमीर खुसरो। इनके बारे में बेसिक 2-3 पॉइंट्स देखते हैं। अमीर खुसरो का हमारा जो जन्म था ना वो हमारा कहां हुआ था? तो वो हमारा हुआ था पटियाली कांसगंज में। कहां हुआ था? पटियाली कांसगंज। ये यार स्थान का नाम है जहां पे अमीर खुसरो का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो पहला पॉइंट हमको ये याद रखना है कि पटियाली कांसगंज में अमीर खुसरो का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनका जो यार ओरिजिनल नेम है ना, वो इनका ओरिजिनल नेम है हमारा अबुल हसन यमीनुद्दीन। क्या है? अबुल हसन यमीनुद्दीन, ये इनका ओरिजिनल नेम है। ये अमीर खुसरो जो नेम था ना, ये इनको दरबार में, ये हमारे प्रमुख दरबारी जानते हो किसके थे? ये हमारे प्रमुख दरबारी थे अलाउद्दीन खिलजी के। इसको मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा कि अलाउद्दीन जो खिलजी था ना, जो हमारा दिल्ली सल्तनत है, ये मिडाइवल हिस्ट्री है। कौन सी हिस्ट्री? मिडाइवल हिस्ट्री, यानी मध्यकाल का इतिहास। अभी हम लोग प्राचीन काल का इतिहास पढ़ रहे हैं ना, तो वहां की क्लास आप लोग अटेंड करो हिस्ट्री की, तो ये सारी चीजें वहां से आपको मतलब आसानी से मिल जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी जो था, बेसिक इसके बारे में भी जान लो कि जो हमारा अलाउद्दीन खिलजी था, ये दिल्ली सल्तनत पे, ये हमारा 5वां की 6वां जो हमारा वंश था,
वो खिलजी वंश था। तो खिलजी वंश का शासक हमारा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ये क्या था? खिलजी वंश का शासक, जिसने दिल्ली सल्तनत पे क्या किया? दिल्ली सल्तनत पे इसने राज किया था। क्या किया था? राज किया था। ठीक है, तो ये हमारा खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश का शासक हमारे कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में फिलहाल अभी इतना ही जानो। बाकी जब मैं मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं कितने हमारे वंश थे जो हमारे मतलब जैसे गुलाम वंश हो गया, चौहान वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, तो इन सारी वंशों का अध्ययन हम लोग मिडिवल हिस्ट्री में करेंगे। कहां पे करेंगे? मिडिवल हिस्ट्री में करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग केवल हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में ही हम लोग रहेंगे, हिस्ट्री में हम लोग जाने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट्स हमको केवल अमीर खुसरो के बारे में यही याद रखना है। पहला, पटियाली कांसगंज में इनका जन्म हुआ था। इनका ओरिजिनल जो नेम था वो अबुल हसन यमीनुद्दीन था। तीसरा पॉइंट, इनके जीवन की जो शुरुआत हुई थी ना, वो बलबन के समय में हुई थी। हमारा एक शासक था, कौन था? एक शासक था हमारे गुलाम वंश का, गयासुद्दीन बलबन। इसका 1266 से लेकर के 1266 से लेकर के 1287 इसने क्या किया? इस बीच पे दिल्ली सल्तनत पे इसने क्या किया था? इसने सत्ता संभाली थी। इसको भी फिलहाल मैं वही मिडिवल हिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये हमारे जो बलबन था ना, ये गयासुद्दीन बलबन है। फिलहाल में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, बलबन हमारे दो थे हमारे, तो उसको हम पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री में। ठीक है, तो हमको फिलहाल में ये याद रखना है कि जो अमीर खुसरो के जीवन की शुरुआत हुई थी ना, वो बलबन के समय में हुई थी। यानी जब दिल्ली सल्तनत पे हमारे बलबन का शासन चल रहा था, तो उस समय हमारे अमीर खुसरो की जीवन की शुरुआत होती है। ठीक है, ये हमारे प्रमुख दरबारी किसके थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ये आप नाम याद रखोगे। क्यों? क्योंकि यार जब मैं पढ़ाऊंगा ना मिडिवल हिस्ट्री, और जब ये खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जब खिलजी वंश का हमारे मतलब क्या होगा, खिलजी वंश का जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो इस अमीर खुसरो का नाम आएगा। ठीक है, अमीर खुसरो का नाम आएगा। क्यों? क्योंकि यार ये वहां के प्रमुख दरबारी थे। ये कौन थे? ये अमीर खुसरो खिलजी वंश के दरबारी थे। ठीक है, तो इस नाम को पकड़ करके रखना है, क्योंकि हिस्ट्री में भी इनकी चर्चा की जाएगी। हिस्ट्री में भी इनकी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो प्रमुख दरबारी थे ये हमारे अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद पांचवा पॉइंट इनके बारे में ये याद रखोगे कि अमीर खुसरो को हम तोता ए हिंद के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? तोता ए हिंद। ये वर्ड भी पकड़ोगे, यानी इंग्लिश में जिसको बोलते हैं वॉइस ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? वॉइस ऑफ इंडिया, यानी तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया था, ये भी याद रखो। ये हमारे कवि हैं यार, तो उसी से रिलेटेड इन्होंने क्या क्या किया? आविष्कार किया। क्या किया? आविष्कार किया। किस चीज का आविष्कार किया? तबला जानते हो? तबला। तो तबले का आविष्कार हमारे किसने किया? अमीर खुसरो जी ने। किसने किया? अमीर खुसरो जी ने। इन्होंने, और इसके बाद मुकरी जानते हो? मुकरी, ये भी क्या होता है ये भी मुझे थोड़ा सा नहीं पता। मुकरी ये थोड़ा सा पुराना पिछड़ा वर्ड है, प्राचीन नाम है, तो ये मुझे भी नहीं पता मुकरी होती क्या है। ठीक है, तो इसकी भी खोज हमारे अमीर खुसरो जी ने ही की थी। तबला हो गया, मुकरी हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया? सितार हो गया। क्या हो गया? सितार। सितार आई थिंक यार मुझे जहां तक लग रहा वीणा टाइप होता है। वीणा जो होती है ना, वीणा टाइप होता है, उसी को सितार बोलते हैं।
उसके साथ साथ इन्होंने गजल का भी आविष्कार किया, गजल का भी आविष्कार किया। ठीक है, यानी आज आप लोग गजल वगैरह जो सुनते हो ना, तो ये गजल किसकी देन है? ये गजल देन है यार किसकी? हमारे अमीर खुसरो जी की। तो ये 4 पॉइंट ये याद रखोगे कि इन्होंने आविष्कार किया तबले का, सितार का, गजल का एंड मुकरी का। ठीक है, तो इसको भी हमको याद रखना है। उसके बाद ये क्या थे? ये हमारे अमीर खुसरो जी जो थे, ये हिंदू और मुस्लिम के संस्कृति के, हिंदू संस्कृति मुस्लिम संस्कृति के ये प्रतिनिधित्व करता थे। क्या थे? प्रतिनिधित्व करता थे। कौन? अमीर खुसरो जी। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा आता है कि ये जो हमारे अमीर खुसरो है ना, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये खड़ी बोली के पहले कवि है। कौन है? खड़ी बोली के पहले कवि हैं। यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है क्या कि खड़ी बोली के ऑप्शन में दे सकता है कि निम्न में से, निम्नलिखित में से खड़ी बोली के पहले कवि हमारे कौन है? चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, नरपति नाल एंड इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो यार पढ़े होगे तो टिक मार दोगे आप लोग क्या कि अमीर खुसरो जो थे हमारे, वो खड़ी बोली के पहले कवि थे। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी हो गई हमारी अमीर खुसरो के बारे में। ठीक है, इनके बाद हम लोग देखते हैं, इनके बाद हम लोग देखते हैं क्या? इनके बाद देखते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। क्या देखते हैं? इनकी रचनाएं देखते हैं कि इन्होंने प्रमुख कौन कौन सी रचनाएं की। देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं? इनकी रचनाएं देखते हैं कि अमीर खुसरो जो है ना हमारे, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख रचनाओं के नाम याद कर लो यार, जहां से हमारे क्या होते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए भी आप एक ब्रह्मास्त्र लो मेरी तरफ से। ठीक है, इनकी रचनाएं भी हमको चुटकियों में याद होंगी। कैसे याद होंगी? चुटकियों में याद करेंगे, ऐसे 1 मिनट में याद करेंगे। ठीक है, तो वो हमारी यार ब्रह्मास्त्र कौन सा है? तो एक सेंटेंस आप इसमें भी याद रखोगे, एक सेंटेंस आप इसमें भी याद रखोगे। क्या? कि खली की हालत नाजुक है। क्या है? हमारा खली जानते हो ना, जो ग्रेट खली है, WWE में जो लड़ता है, वही खली, उसकी हालत क्या है? नाजुक है। इसको भी हमको पकड़ करके रखना है, क्योंकि अगर ये सेंटेंस पकड़ लिए ना हम, तो इनकी 3-4 रचनाएं तो हम ऐसे पकड़ लिए यार। अमीर खुसरो की रचनाएं हम 3-4 तो ऐसे ही पकड़ लेंगे, अगर ये हमको वर्ड याद रहा तो। ठीक है, तो इस ब्रह्मास्त्र को भी हमको क्या करना है? ले लेना है। ठीक है, क्या है? खली की हालत नाजुक है। खली से क्या हो गया? खलिक बारी। क्या हो गया? खलिक बारी। ये क्या है? इनकी एक रचना है। क्या है? खलिक बारी इनकी एक रचना है। हालत से क्या हो गया? हालत कन्हैया। क्या हो गया? हालत एक कन्हैया, हालत एक कन्हैया। नाजुक से क्या हो गया? नजराने हिंद। क्या हो गया? नजराने हिंद। तो यार ये 3 आप याद रखोगे, मुख्य है। इसका ब्रह्मास्त्र क्या है? खली की हालत नाजुक है, जिससे हमारा खली से हो गया खलिक बारी, हालत से हो गया हालते कन्हैया एंड नाजुक से हो गया नजराने हिंद। ठीक है, इसके बाद 2 आप ऐसे याद कर लो, 2 ऐसे याद कर लो। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसके लिए मेरे पास कोई गोली नहीं है। तो इसके लिए 2 और याद करो आप लोग। पहला हमारा हो गया पहेलियां, क्योंकि यार ये मुझे थोड़ा सा नॉर्मल लगा, इस वजह से इसकी ट्रिक नहीं बनाई गई, इसकी ट्रिक नहीं बनाई गई। ठीक है, तो इसको हम लोग यार आम बोलचाल की भाषा में यार ये हमको मिलते रहते हैं, ये वर्ड मिलते रहते हैं, इस वजह से मैंने इनकी ट्रिक नहीं बनाई। बाकी जो हमको कठिन लगा उसकी ट्रिक हमने बना डाली, उसकी ट्रिक हमने बना डाली। ठीक है, तो एक ये याद करोगे पहेलियां एंड दूसरा है हमारा आशिका। क्या है? आशिका। इन 2 को ऐसे माइंड में सेट करना है
एंड ये एक वर्ड ये याद रखोगे, खलू की हालत नाजुक है, तो ये हमारे 3-4 रचनाएं ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कितनी रचनाएं हुई? 1 2 3 2 5, 5 रचनाओं के नाम आप ऐसे याद करोगे। किसके बारे में? अमीर खुसरो के बारे में। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में इसको याद रखना है। ठीक है, तो यार इतनी सारी चीजें हमको लग रहा है, वो मुझे लग रहा है कि समझ में आई होंगी। ठीक है, समझ में आई होंगी। यहीं से हमारा अमीर खुसरो के बारे में क्या होता है, सारी चीजें एंड होती है। क्या होती हैं? अमीर खुसरो के बारे में सारी चीजें यहां से एंड होती हैं। तो यार इतनी बातें हमको अमीर खुसरो से रिलेटेड याद रखना है। ये आदिकाल के हमारे पहले कवि हैं एंड खड़ी बोली के भी पहले कवि। ठीक है, तो ये अमीर खुसरो से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट्स हमको याद रखने हैं, इनकी रचनाएं याद रखनी है एंड अमीर खुसरो के बारे में 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, तो इसके बाद की क्लास यार, इसके बाद जो भी हमारे थे रचनाकार, जो भी हमारे थे चंद्रदाई वगैरह, नरपति नाल वगैरह, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कब देखेंगे? इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इसके अगली क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए यार बस इतना ही। आप लोग क्या करोगे? इसका रिवीजन करोगे, जो भी चीजें यहाँ पे बताई गई उसका आप लोग रिवीजन करोगे एंड उसके बाद फिर से पढ़ोगे इन सारी चीजों को। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर यार आप लोग कमेंट करोगे या फिर दिए गए नंबर पे आप क्या करोगे, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। ये व्हाट्सएप मैसेज भी है एंड यार ये ऐसे ही नॉर्मली कांटेक्ट नंबर भी है। खैर मैं यार कांटेक्ट में रिप्लाई नहीं दूंगा, ये मैं शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूं। फोन मैं किसी का उठाता नहीं। ठीक है, तो फोन मैं नहीं उठाऊंगा, ये बोले दे रहा हूं, फोन नहीं उठाऊंगा। आप लोग केवल मैसेज करोगे तो उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। बाकी यार आप सोच लो कि फोन पे बात करेंगे तो ये नहीं हो सकता। ये क्या नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता। तो यार अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो क्या करेंगे? लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और शेयर करने के साथ साथ हम लोग यार क्या करेंगे? इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। क्या करेंगे? सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे हमारा क्या हो सके, पूरी एक तैयारी को हम लोग नया आयाम दे सकें, अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकें। वो जो मेरे भाई लोग जुड़े हैं वो यार जानते हैं कि पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है। किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोताही नहीं की जाती पढ़ने में। ठीक है, तो यार इस वजह से हमको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे हम अपने जर्नी को क्या कर सकें, एक नया आयाम दे सकें, एक नए लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके आगे की क्लास में, तब तक के लिए